चुप करो, औरत होके कैसी बात कर रही हो तुम? ये बातें तुम्हें नहीं करनी। अपने पति से पूछना जो भी कुछ पूछना चाहती हो। ऐसी बातें अक्सर महिलाएं सुनती हैं। हैरानी की बात है, जिस देश ने कामसूत्र और खुजराहो दिया है वहां पर ऐसी बातें होती हैं। सेक्स एजुकेशन की बात हमने सदियों पहले की थी, लेकिन जाने क्या हुआ कि हम उसे भूल गए और उसी के बारे में अब जिक्र करना भी शर्मिंदगी की बात हो गया। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बातें होना बहुत ज़रूरी है, और आज उन्हीं बातों पर बातें करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निधि। स्वागत है आपका। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि सेक्स एजुकेशन क्या है, वो क्यों ज़रूरी है और बच्चों को कब से देनी शुरू कर देनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन क्या है, आपको बताना कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, किस एज से शुरू होना चाहिए, कब तक हो सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको सेक्स एजुकेशन कहते हैं। सेक्स एजुकेशन 2-3 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। ये जब हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं, वो भी एक टाइप का सेक्स एजुकेशन है। तो ये सोचना कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए है या 18 साल के ऊपर की बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो और ये जब भी अडोलेसेंट के लिए अलग होता है, टॉडलर्स के लिए अलग होता है, प्री टीन्स के लिए अलग होता है और प्रॉपर एडल्ट्स के लिए अलग होता है। जी, आपने बताया कि 2 से 3 साल की उम्र से सेक्स एजुकेशन शुरू हो जाती है। वो हम शायद समझ ही नहीं पाते कि वो सेक्स एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, हम सेफ्टी उसे सोच कर चलते हैं। लेकिन टीन एज के बाद जब प्यूबर्टी बच्चों को हिट करती है, उस दौरान जो चेंजेस आते हैं बच्चों में, जो उनके इमोशन बदलते हैं, सेक्सुअल उनको मैच्योरिटी मिलती है, उस टाइम पर पेरेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि कैसे वो अपने बच्चों को ये समझाएं, बताएं, उनसे बैठकर बात करें। तो उनकी थोड़ी मदद कीजिए उस चीज़ को आसान बनाने में। उस चीज़ को आसान बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, लड़कियों में ये चीज़ें थोड़ी पहले आ जाती हैं क्योंकि पीरियड और मेंस्ट्रुएशन का टाइम जो है वो धीरे धीरे 12-13 साल से लेके अब नीचे 9 इयर्स तक हो गया है। तो सबसे इजी है जब आपका एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे के पीरियड आने वाले हैं 8 से 9 साल के बीच में या उससे थोड़ा बाद भी, तो आपको बताना है कि बेटा पीरियड आना एक नेचुरल चीज़ है, वो भी सेफ सेक्स के अंदर ही आता है, सेक्सुअल एजुकेशन के अंदर ही आता है। टू रिकॉग्नाइज योर बॉडी कि आपका ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो सकते हैं, आपका बॉडी में ये सब चेंजेस आ सकते हैं, आपके हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताना इम्पॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि चीज़ों को नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मलाइज टॉकिंग टू। जब आपका बच्चा पूछता है कि मेनी टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा पूछ ही नहीं पाता है, जो आपने पूछ नहीं पाता है, उसको जब नॉलेज मिलती है तो अपने पीयर से मिलती है या गलत लोगों से मिलती है या जो एडल्ट मूवीज़ हैं वो देख के मिलती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देयर आर काउंसलर्स, पेरेंटिंग का बहुत रोल आता है। जब हमारे ज़माने की बात होती थी तो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था, अब टाइम से पहले बच्चों को एक्सपोज़र है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सेक्सुअल काउंसलर, देयर आर पीडियाट्रिशियंस, देयर आर गायनेकोलॉजिस्ट, जो हम सबको बताते हैं कि आपको ऐसे 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 ग्रेजुअली आप अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिसको टैबू बनाया गया है, ये टैबू है नहीं। तो पेरेंट्स क्या करें इस टैबू को ब्रेक करने के लिए कि वो पेरेंट्स पहले कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएं शुरू से ही। हाँ, शुरू से सिंपल में, जैसे पैड का ऐड आता है टीवी पे, तो बच्चा पूछता है ये क्या है, लोग बहुत बार अलग अलग चीज़ें बता देते हैं। आपको सिंपल बताना है, बेटा ये 9-10 ईयर्स के अबव और अराउंड 45-50 तक फीमेल्स को पीरियड आता है महीने में 3 दिन, तो आप ये पीरियड में सबको यूज़ करना होता है, ऐसे करते हैं। तो ये इसको नॉर्मल। अब सेक्स के बारे में, इरेक्शन क्या होता है, आपके जेनाइटल पार्ट्स क्या हैं, जेनाइटल पार्ट्स को आप नॉर्मल नेम से बुलाइए, जो इंग्लिश में उसका नाम दिया गया है, क्योंकि हिंदी के नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जो वो
उन नाम से बुलाइए और बचपन से बताइए कि ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है, इसको कवर करके रखना है। और आपको ये जो फीलिंग्स हैं, जैसे प्यूबर्टी में होता है, ये फीलिंग्स आपको आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द राइट एज। यू कैन टॉक, यू कैन शेयर योर इमोशन। कभी भी आपको कुछ अगर बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो प्लीज़ शेयर विद अस। देर आर वेरी डिटेल थिंग्स which are shared by your gynecologist or pediatrician and psychologist as well. लेकिन इसके साथ एक डर जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि बच्चों को बताइए कि ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल ऐसी होती हैं, हम बने ही ऐसे हैं, ये हमारे शरीर हैं। लेकिन इसके पीछे एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जितना बताया उतना बताया, बच्चे ने पूरी जानकारी के लिए किसी गलत जगह को चुना और वो गलत रास्ते पर चले गए या कुछ उन्होंने इस तरह की, तो वो कैसे आप उससे डील करें? देखिए, आप माने या ना माने, हमारे यहाँ प्रीमैरिटल सेक्स डेटा बताता है हमारा कि प्रीमैरिटल सेक्स बहुत ज़्यादा है। और इवन देखा गया है कि अर्ली एज से, जितना हमारा पहले था उससे अर्ली एज से सेक्स की शुरुआत हो गई है। तो आपको ये मान कर चलना है कि आपका बच्चा थोड़ा, जितना आप सोचते हैं उससे पहले सेक्स कर सकता है। तो अगर आप बचपन से चीज़ों को नॉर्मलाइज करिएगा, बेटा मुझे सबसे पहले HIV के बारे में मेरे फादर ने बताया था व्हेन आई वाज क्लास 8 स्टूडेंट। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। आई डिडंट नो दैट वाज गुड पेरेंटिंग, बट अब मुझे समझ में आता है अगर आप नहीं बताइएगा। देयर आर सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल, सेक्सुअल एजुकेशन का कैंप करवाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। देयर आर सेक्सुअल एजुकेटर्स, उनको बुलाया जाता है, डिटेल बताया जाता है ये बीमारियां हो सकती हैं, आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, आपको इस टाइम से पहले, लीगली भी इंडिया में 18 ईयर्स से पहले सेक्स करना अलाउड नहीं है। तो ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड भी है, अगर फ्रेंड आपके साथ सेक्स करना चाहता है या आप भी करना चाहते हैं, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि 18 ईयर्स से पहले अगर आप करिएगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये मानना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ज़रूरत है कि ये हो सकता है, ये होना ही है, चले या ना चले, इसकी पूरी संभावना है। तो क्यों ना आप घर से, होम इज द बेस्ट स्कूल। तो आपने कहा कि प्री मैरिटल सेक्स जो है, जो संबंध है वो बहुत ज्यादा हैं, बेशक पता चले या ना चले। नहीं, डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। मतलब परिवार में अगर तो किस एज से अब कोई भी बच्चा सेक्सुअली मैच्योर फील करता है, मतलब वो एज कौन सी माने? एज ग्रेजुअली जो कहते हैं वो नीचे होती जा रही है। नॉर्मलाइजिंग द वेस्टर्न कल्चर जो हमने बहुत दिनों से देखा है, और अब धीरे धीरे हम बहुत, तो वो जो हम 18, 19, 20, 21 की बात करते थे, मतलब 22 की बात करते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया है। जो फीलिंग होती है वो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी कम हो थोड़ी ज़्यादा हो, आपको एज पेरेंट बताना ज़रूरी है कि ये फीलिंग आपको हो सकती है, लेकिन आपको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमारे पास आइए, बात करिए, चलिए हम काउंसलर से मिलते हैं, चलिए हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। सो मेक थिंग्स ईजी, घर का एनवायरनमेंट ईजी रखिए। डॉक्टर, आपने कहा कि 2 से 3 साल की उम्र से ही, जैसा कि आपने बताया कि जिसे हम सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, वो भी एक तरह से सेक्स एजुकेशन ही है। उसके बाद प्यूबर्टी आती है और आपको बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए। तो बेसिकली जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि किस उम्र से बच्चा जो है सेक्सुअली मैच्योर होता है, उसको वो चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैच्योर तो जो एडल्ट का एज है 16, 17, 18 उसी टाइम पे होता है, बट जो स्टार्टिंग हो जाती है इट स्टार्ट्स एट एज अर्ली एज 9 ईयर्स। 8-9 ईयर्स से ही वो फीलिंग आना, ये किसी में पहले हो सकता है, किसी में देर से हो सकता है। कितना आपके बच्चे का एक्सपोजर है, एनवायरनमेंट अराउंड कितना ओपन है, उन सब चीज़ों पे भी बहुत डिपेंड करता है। बट वही 8-9 साल के एज से शुरू होने लगता है। जो भी सवाल आए उसका आपको जवाब देना है। कहीं बहुत सारे यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, यू आर पेरेंट्स जो हैं वो समझ सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, देन दे कैन टॉक टू द चाइल्ड
कि अगर आपको ऐसे ये फीलिंग आ रही है, कभी लगता है कि आप ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, कभी मेल्स में लगता है कि पेनिस डेवलप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले बताना होगा कि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपकी सिस्टर का ऐसे करेगा, आपका ऐसे करेगा। आपको ये सब समझने की ज़रूरत है और बात करिए। तो ये तो वो बातें हो गई जहाँ जिस परिवार में जो पेरेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर इस बारे में बात करना ही मना है। जैसा आपने शुरू में बताया कि अगर ऐड आती है तो बताइए कि ये पैड हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो चैनल चेंज कर देते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं, बात ही नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि बाहर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है, कई एडवर्टाइजमेंट आपने देखी भी होंगी, जवानी में की गई गलतियों का जो आप नुकसान झेल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर बच्चे को सही एजुकेशन या सही गाइडेंस ना दी जाए तो वो कर सकता है? सबसे ज़्यादा जो वो बात करते हैं वो बात करते हैं मैस्टरबेशन की, हस्त मैथुन की। ठीक है, ये हस्त मैथुन या मैस्टरबेशन कॉमनली नोन एज, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल अर्ज है मेल का या फीमेल का जो वो फील कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग दिस। बट अगर वही चीज़ बार 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 आपको हो रहा है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और लगातार आप उसी में लगे हुए, तब आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बट अगर कम अमाउंट में है, कम नंबर में है, कभी कभार एक दो बार बात है, तो उसको आप बहुत बीमारी का रूप नहीं दे सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है? एक सवाल, क्योंकि इसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। कमज़ोर हो जाओगे, आगे जाकर 10 तरह की समस्याएं आएंगी। क्या ऐसा कोई कमज़ोरी नहीं होती है। सीमेन निकलता है, अगर आप मेल की बात करें तो उसमें सीमेन डिस्चार्ज होता है। सीमेन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो निकल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी या कमज़ोरी हो जाएगी। वो शायद ये इसी का इंटरप्रिटेशन हो कि बार बार करने से यू आर नॉट एबल टू फोकस इन थिंग्स विच मैटर्स, जैसे उस एज में पढ़ाई या आपका काम। शायद वो उसी से एक्स्ट्रापोलेट होके यहाँ तक पहुँचा है कि उस एक्सट्रीम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप करते हैं या आप नहीं करते, इसका आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता? सेहत पे अगर वो एक्सेसिव नहीं है तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं। और अगर वो ज़ीरो है तो भी कुछ नहीं है। ठीक है। अब रुख करते हैं महिलाओं का, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं से जानकारी ले लेते हैं, समस्या महिलाओं के साथ आती है। पुरुष भी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होती है, इसीलिए हम और आप यहाँ बैठे। तो कई बार ऐसा होता है कई कारणों से कि महिलाओं की जो रुचि होती है यौन संबंधों में, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में अपने पार्टनर के साथ, वो कम हो जाती है, जिसके लिए भी उसी को ब्लेम किया जाता है। तो इसके लिए कुछ मेडिकल टर्म्स भी होते हैं। मैंने जो एक देखा था वो था फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, कि ये कोई डिसऑर्डर है, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। तो फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो सबसे पहले शुरू होता है मल्टीट्यूड ऑफ वर्क से। आप ये सेक्स जो है वो बॉडी के लेवल पे बाद में आता है, पहले यहाँ से शुरू होता है। मेनी अ टाइम्स इंडिया में सेफ सेक्स एनवायरनमेंट नहीं होता है। आई वुड नॉट से सेफ सेक्स, जैसे आपका जॉइंट फैमिली होती है, सही स्पेस नहीं होता है। बहुत बार जो वर्क एनवायरनमेंट है, पहले फीमेल घर संभालती थी, हस्बैंड बाहर काम करते थे, अब वो घर का भी काम करती हैं, वो बाहर का भी काम करती हैं। तो हमेशा जब इसको हार्मोन्स और इनसे लिया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, हो सकता है कि उनके दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो यू नीड टू डिस्कस इंटरपर्सनल रिलेशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइफ हस्बैंड का रिलेशन या पार्टनर के साथ रिलेशन, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको बोला जाए कि हाँ चलो ये कुछ नहीं है, मतलब टू मेक द एनवायरनमेंट ईजी। सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है।
अगर ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेनी अ टाइम्स देखा गया है कि वजाइनिस्मस करके एक प्रॉब्लम है फीमेल में, जो काफ़ी कॉमन है जितना आप समझते हैं। उनको सेक्स करने से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड वजाइनिस्मस। कभी वो मसल डिसफंक्शन, मसल की टाइटनेस की वजह से होता है, कभी कभी वो साइकोलॉजिकल होता है, बस डर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स को, प्री मैरिटल सेक्स को या वैसे भी थोड़ा टैबू की नज़र से देखा जाता है, या कभी कभी ऐसा बताया जाता है, कभी आपके सिस्टर से, कभी मदर से, या किसी रिश्ते शादी के टाइम, हाँ, तो बहुत बार ऐसे बताया जाता है कि सेक्स में बहुत पेन होता है, तो उस वजह से भी एक आपका वजाइनिस्मस और मेनी अ टाइम्स उससे इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा, तीसरा जो होता है, जैसे जैसे आप एज करते हैं, एजिंग में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन थोड़े कम हो जाते हैं, तो वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। मेनी अ टाइम्स जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, आपके जेनाइटल इन्फेक्शन है, या कोई एसटीडी है, या छोटा सा कोई कट वहाँ पे लग गया है, या कोई ग्रोथ है, देयर आर मेनी थिंग्स जो आप सिंपल एग्जाम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और एग्जामिनेशन करवाएंगे तो आपको रीज़न पता चल जाएगा। कोई इन्फेक्शन है जो कि वेरी कॉमन है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंड देन यू कैन बी बैक विथ योर सेक्स। राइट। ऑर्गेज्म डिसऑर्डर भी एक इसी से जुड़ी हुई समस्या है। बिल्कुल, ये भी महिलाओं को वैसे ही प्रभावित करती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को ही कहीं कोई कमी सोचकर ऑर्गेज्म डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक गैप है। रीज़न क्या है? महिलाओं का ऑर्गेज्म जो देखा गया है उसके आने का जो टाइम होता है वो मेल्स से ज़्यादा होता है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेज्मिक गैप। इंडिया में फोर प्ले या सेक्स से पहले होने वाली जो सिंपल कडल, टच, एक दूसरे को फील करना, वो उसका टाइम काफ़ी कम दिया जाता है। मे बी मेनी अ टाइम्स क्लोज निटेड एनवायरनमेंट, मेनी अ टाइम्स लैक ऑफ टाइम, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब फीमेल का ऑर्गेज्म थोड़ी देर से आता है, मेल का ऑर्गेज्म जल्दी आ जाता है, ये साइंस है जो भी मैं बता रही हूँ, तो वो उसको कहते हैं ऑर्गेज्मिक गैप। अगर इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अगर फोर प्ले लंबा होता है तो मेल और फीमेल का ऑर्गेज्म एक टाइम पे वो हो सकता है, तो उस फोर प्ले को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल है, बट देयर आर अदर मल्टीपल ऑर्गेज्मिक डिसफंक्शन। यही मैं पूछना चाह रही थी। इसका मतलब फिर इसे डिसऑर्डर कहना तो ठीक नहीं है अगर ये नेचुरल है तो। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज दिस, मोस्ट ऑफ। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एडल्ट मूवीज, क्योंकि प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन का ढांचा नहीं है हमारे यहाँ, तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ से सीखते हैं? अपने पीयर्स से, एडल्ट मूवीज से, या किसी गलत सोर्स से। तो उसमें उसको एक तो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है कि ये बहुत लंबा चलता है, और भी बहुत सारी चीजें, तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई हो जाती है। सो व्हेन यू हैव एक्सपेक्टेशन वेरी हाई, तो भी आपको कम फील होता है कि अच्छा, उसमें दिखाता है कि ऑर्गेज्म मेल का 10-10 मिनट चलता है, विच इज नॉट नॉर्मल। तो वो उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, या मेरे में कोई प्रॉब्लम है, ये सारा मेंटली। सो मोस्ट ऑफ इट इज हियर, 90% ऑफ इट इज हियर, 10% इज डाउन देयर। आपने बात की अडल्ट मूवीज की और उसका क्या असर पड़ता है, तो और किस तरह से ये आपकी यौन जीवन को प्रभावित कर सकती है, अच्छे और बुरे तरीकों से? देखिए, बुरा तो सबको पता है, ठीक है। मेनी अ टाइम्स हम कहते हैं कि अच्छा कब कहते हैं? जब मैंने फोर प्ले की बात की। अगर कोई अराउजल डिसऑर्डर है, अगर मेल में कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या फीमेल में सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या लॉस ऑफ लिबिडो है, तो इन चीज़ों का हम भी सहारा लेते हैं। हम बताते हैं कि एनवायरनमेंट, ये बहुत बार क्या होता है, जब यहाँ प्रॉब्लम होती है, जब सोचने में प्रॉब्लम होती है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तब इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नोइंग वेल अवेयर होके कि जो उसमें दिखा रहा है दैट इज नॉट 100% नॉर्मल। जैसे वीडियो बनाते वक्त 50 कट्स होते हैं, वहां भी 50 कट्स होते हैं, सो दिस इज नॉट इन कंटिन्यूएशन। तो इससे अपने आप को जज करना या अपने पार्टनर को जज करना इज नॉट राइट। ठीक, हम बात कर रहे हैं अडल्ट मूवीज की, उसमें दिखाई जाने वाली चीज़ों की। वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये पार्ट जो है ये
अगर ऐसा है तभी ठीक है। ये पार्ट जिसको कि पेनिस कहते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कुछ आपकी स्किन डार्क है या उसी इन्हीं चीजों के चलते बहुत सारी सर्जरीज मार्केट में आ गई हैं जो आपकी हेल्थ को किसी तरह प्रभावित करती है। नहीं, वो आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये क्या वाकई मैटर करता है? जैसे कि कहा जाता है कि साइज मैटर करता है। डज साइज एक्चुअली मैटर? साइज मैटर का कहा जाता है, अगर आप साइंस की बात करें, जो लोअर थर्ड ऑफ वजाइना है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स होते हैं फीमेल में जो आपको फीलिंग दिलाते हैं। तो उसके बाद आपका पेनिस कितना भी लंबा है, इट डज नॉट मैटर। ओके। गर्थ कहते हैं कि थोड़ा मैटर कर सकता है, क्योंकि गर्थ मतलब मोटाई उसकी मैटर कर सकती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन देती है। बट लेंथ कोई मैटर नहीं करता, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड साइज है तो वो इनफ है। सो यू शुड नॉट थिंक कि ये इतना लंबा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ेगा या सेक्सुअल तो पुरुषों को भी किसी तरह की कोई सर्जरी इन बातों में आकर अपने शरीर के साथ, अगर उनको स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड से कम है, देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जहाँ पे होती हैं, अगर डॉक्टर आपके कहते हैं आपको ज़रूरत है तभी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। आपने बात की वजाइनल लेंथ की, 3 इंच का आपने बताया। इसी के लोअर वन, लोअर 3 इंच नहीं बता रही हूँ। हाँ, एक जी स्पॉट की भी बात की जाती है, वो एक्चुअल में है भी या वो सिर्फ एक मिथ है? नहीं, देखिए, मैं तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इस पे बहुत काम करती हूँ। जी स्पॉट कोई मिथ नहीं है, जी एरिया कहते हैं उसका। अगर आप एनाटमी में एक जो हम एक्सटर्नल जेनाइटल एनाटमी बताते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ आपके पेशाब के बाहर आने का रास्ता होता है, यूरेथ्रा से अराउंड 1.5 सेंटीमीटर नीचे वजाइना में ही वो एक स्पॉट होता है। ठीक है, तो वो स्पॉट को बहुत सारा बताया गया है, बट कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। बट कहते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम नर्व फाइबर्स होते हैं, तो आपका सेक्सुअल जो ऑर्गेज़म होता है फीमेल में 2 तरह के ऑर्गेज़म होते हैं। वन इज क्लिटोरल ऑर्गेज़म और वन इज वजाइनल ऑर्गेज़म। वजाइनल ऑर्गेज़म कहते हैं जब जी स्पॉट और वजाइना में और भी डिफरेंट प्लेन्स पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं जो आपको ऑर्गेज़म दिलाते हैं और सेक्सुअल प्लेजर दिलाते हैं। तो किसी को क्लिटोरिस वाला से ज़्यादा प्लेजर हो सकता है, किसी को प्रॉपर नॉर्मल वजाइनल ऑर्गेज़म। और ये आप विद टाइम ही समझ पाएंगे। हाँ, वो आपको आपकी बॉडी बता दी। ठीक, हमने बात की थी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की। तो अगर हम रूरल एरिया की तरफ देखें जहाँ पर तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं होती है इस बारे में, तो कोई महिला ये कैसे समझे कि वो किसी सेक्सुअल डिसऑर्डर की शिकार है? मतलब वो कोई उसके शरीर में परेशानी नहीं है, कोई छोटी मोटी सी परेशानी हो, कैसे कौन से लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहले तो मिथ, मैंने हम सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ते हैं, मैं रूरल मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने। तो पहले ये समझना कि फीमेल्स जो रूरल एरिया की हैं वो नहीं बोलती हैं, ये पहला मिथ है जो आप हटा लीजिए। ठीक है, आपको बस हल्का सा इशारा करना होता है कि आपको पूछना, अच्छा, आपको जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें पूछते हैं आपको क्या सेक्स के दौरान पेन होता है? हाँ। ये मेरा मेडिकल क्वेश्चन है टू द पेशेंट। कुछ इन्फेक्शन लगा, कोई ग्रोथ लगा, कुछ भी, तब वो आपको सब कुछ बता देंगे। वो अपने डॉक्टर को सब बता देते हैं। ठीक है, तो ये समझना कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं, तो रूरल इस क्वेश्चन से हटा दीजिए। अदरवाइज कहिए हाँ, एक्सेस, मेडिकल एक्सेस उनको कम होता है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, तो जेनरिक महिलाओं के लिए लेते हैं कि कोई भी महिला ये कैसे समझे कि उसको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है? सबसे पहले कि पेन ना हो कोई। सेक्स में 1 बार, 2 बार, 3 बार हल्का फुल्का पेन हो सकता है। बहुत कॉमन ये समस्या हमारे पास आती है कि हमारी शादी हुई है बट वी आर नॉट एबल टू कंज्यूमेट द मैरिज, मतलब कि हम सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। इसका 80% सॉल्यूशन क्या होता है? हमारी काउंसलिंग से, मेरे एग्जामिनेशन से, उनको सही तरीका बताने से, सिंपल ल्यूब्रिकेंट से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। इसको मेनली प्राइमरी सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं, क्योंकि पहले सेक्स नहीं हुआ है तो ये हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है चाइल्ड बर्थ के बाद हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है जब मेनोपॉज के बाद हो जाता है। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना है।
ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप माहौल को थोड़ा उस तरीके, बिकॉज वो सिर्फ बॉडी नहीं है, बहुत बार क्या होता है आप थकी आई, घर का बर्तन धो रही हैं, आप बहुत सारे काम कर रही हैं, आप आई और हस्बैंड को इतना सारा काम नहीं करना है, तो वो रिलेटिवली एसी में रिलैक्स बैठे हैं, तो फिर वो मूड बनाना, वो सारा चीज़ मूड बना के आपका पूरे कंफर्टेबल होने के बाद भी अगर आपको वो नहीं आ रहा है सेक्स ड्राइव, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चल रहा है, कोई दिमाग में कोई टेंशन है, तब आपको अगर सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है तो वी विल नॉट कॉल इट अ सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक, आपने बात की बच्चे होने की, आफ्टर डिलीवरी की। एक मूवी आई थी डॉक्टर जी, जिसके ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था, आफ्टर डिलीवरी कोई पेशेंट डॉक्टर से कह रहा है कि आप जो है एक टांका एक्स्ट्रा लगाइएगा, पिछली बार कुछ समस्या रह गई थी। तो क्या वाकई डिलीवरी के बाद या बच्चों के बाद महिलाओं के शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो उनकी यौन जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, कुछ बदलाव आते हैं। एक तो वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, जो वजाइना है उसमें लैक्सिटी आ जाती है, थोड़ा ढीला, क्योंकि वो इतना छोटा सा स्पेस है, पेनिस के जाने लायक स्पेस है, उससे जब बच्चा निकलता है तो वो थोड़ा बहुत ढीलापन हो जाता है। बट वो बहुत बार बहुत सारे केसेस में सिर्फ एक्सरसाइज से, सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हम टाके लगाते हैं डिलीवरी के बाद, उन टाकों में भी बहुत बार कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, कभी एक टाका एक्स्ट्रा लग गया, कभी कम लग गया, उनसे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी स्कार वहाँ हो जाए उससे हो सकती है। बहुत बार क्या होता है कि वो जब आप जस्ट पोस्ट डिलीवरी जो हॉर्मोन्स होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है फीमेल में, तो जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं दे आर नॉट एट पार, उस वजह से भी वहाँ पे ड्राइनेस हो सकती है, उस वजह से भी आपका सेक्स अब ड्राई रहेगा तो आपको सेक्स करने में समस्या हो सकती है। बट ये सब हर चीज का इलाज है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका यू जस्ट हैव टू नॉक दैट डोर। आपको एक बार अपने डॉक्टर्स जो आपकी डिलीवरी कराते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए कि मैडम पहले तो सब ठीक था, अभी ऐसा हो रहा है, और जो उन्होंने बोला एक टाका कम रह गया। हम इसीलिए वी प्रमोट ऑल द ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट प्रमोट 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब कि आप हॉस्पिटल में हम चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, नर्सिंग होम हो, बड़ा अस्पताल हो, अस्पताल में डिलीवरी कराइए तो ये सब समस्याएं बहुत कम होती हैं। जब होम डिलीवरी होती है, दाई के द्वारा डिलीवरी होती है, तो इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने बात की प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी यौन संबंध लोग बनाते हैं, लेकिन अंदर एक डर रहता है। कई ये होता है कि नहीं, अब जब तक प्रेगनेंसी है ऐसा कुछ नहीं। तो क्या ठीक है कि इस दौरान आप शारीरिक रूप से नज़दीक आ सकते हैं या नहीं? क्या आपके बच्चे के लिए, महिला के लिए ठीक क्या है? देखिए, ठीक, अगर हम अपने लिटरेचर की बात करें तो किसी भी ट्राइमेस्टर में कंप्लीटली मना नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को थोड़ा सा वो मानते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अलाउड है। बट कुछ भी करने से पहले अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कुछ, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार अपनी ही चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है कि क्या हाई रिस्क है, प्लेसेंटा का लोकेशन कहाँ है, आपको प्रीटर्म के चांसेस तो नहीं है, आप हायर रिस्क ऑफ मिसकैरेज तो नहीं है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व। बट अगर आप एक सवाल पूछेंगे, सिर्फ एक सवाल कि अनसेफ है, तो मेरा कहना होगा कि नहीं, अनसेफ नहीं है, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस में करना होगा। ठीक, ऐसा ही इसी तरह का एक और सवाल है जो कि पीरियड से रिलेटेड है कि पीरियड्स में आपको संभोग करना चाहिए या नहीं? देखिए, कहीं भी जो पुरानी धारणा आती है, हमारे जो भी एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट थे, राइट, वही मैंने बात की, कामसूत्र और हमारे एंसेस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट थे। कहते हैं कि जब पीरियड का टाइम होता है, थोड़ी सी इम्यूनिटी लो होती है, थोड़ा सा चांसेस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन थोड़े से जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए पहले कहा गया था कि आपको नहीं करना है। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं जो ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रांग होते हैं, हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्लेजर भी मिले, थोड़ा मेसी हो सकता है क्योंकि उस वक्त पीरियड का ब्लड होता है, बट इट्स नॉट, ये आपके
पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, मना नहीं है हमारी तरफ से। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल और उठता है, कई लोग इसे सेफ पीरियड मानते हैं कि आप इस दौरान गर्भवती नहीं होंगे। कई लोग नहीं मानते हैं, साइंस भी मानता है कि चांसेस ऑफ, नहीं ये नहीं बोल रही, चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर लेस बट इट्स नॉट जीरो। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो बेसलाइन लेवल पे होते हैं। जो आपकी बच्चेदानी की परत होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो निकल रही होती है, तो वो बेस नहीं होता है बच्चे के उसकी इम्प्लांट करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से माना गया है कि वो सेफ टाइम है। बट अगर आप बच्चा अभी नहीं चाहते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें। ये बहाना नहीं है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करने का। आपने कहा कि चांसेस हैं, कितने चांसेस होते हैं, कुछ इसका अनुमान कोई एग्जैक्ट नहीं है, 5 to 10% कह सकते हैं आप। हाँ, ये मतलब आप चांसेस, द डेटा आई एम सेइंग, द नंबर्स माइट नॉट बी एग्जैक्टली करेक्ट, बट आप एक सिंपल लाइन समझ लीजिए, it is less but it is not zero. So if you are not inviting a pregnancy, then use a contraceptive. I'm not saying to avoid, use a contraceptive. ठीक। हम साफ सफाई की, हाइजीन की बात अभी कर ही रहे थे। एक सवाल महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, प्यूबिक हेयर को क्लीन करना नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, या बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है? नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। वी वर बॉर्न लाइक दैट। ये हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, जब आप पुरानी कहानियाँ सुनोगे ना, तो जो कहा गया है, जो मैंने कहीं काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा, देयर वॉज अ ब्रांड जो रेजर का ब्रांड है, इट वॉज अ मेल ब्रांड। तो अब इसका प्रचार करेंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, सेल बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसको सुंदरता के स्टैंडर्ड को बदल दिया गया। ये अनहाइजीनिक बिल्कुल नहीं है। ये इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मेनी अ टाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत कॉमनली ये एवरीडे का क्वेश्चन है कि मैम मैंने वहाँ क्लीन नहीं किया है, ऐसे करवा सकती हूँ ना एग्जामिनेशन, इज इट ओके फॉर यू? मैंने कहा, मैं कहती हूँ इट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर अस। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है। और लोगों को भी, जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो आपको भी वो अच्छा लगने लगता है। हाँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि कैसे करना चाहिए, तो क्लिपिंग कहते हैं। क्लिपिंग मीन्स कटिंग टाइप, उसके लिए भी अलग आई थिंक रेजर्स में ही कुछ इवॉल्व वो भी आ रहे हैं। हाँ, तो वो क्लिपिंग कहते हैं। उससे कहते हैं कि क्लीनिंग भी हो जाती है एंड यू डोंट गेट माइक्रो कट्स इन द एरिया, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर वेरी लेस। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसी गलतियां जो कि आप अपने यौन जीवन में करते हैं लेकिन वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट कर ही रही हैं, आपको दूसरे तरीके से भी नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ इस तरह की गलतियां होती हैं? गलतियां जो सेफ सेक्स प्रैक्टिस हमने कहा, जब भी ये एक डेटा है इंडियन पॉपुलेशन गवर्नमेंट की, उसका कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ सेक्स कहते हैं, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज सेफ सेक्स, सेफ सेक्स का सबसे पहला है आप दोनों पार्टनर को कोई एसटीडी नहीं होना चाहिए और आप दोनों के सिंगल पार्टनर्स होने चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सिंगल, मोनोगेमी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इंसिडेंस वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा, थोड़ा पुरुषों का पक्ष भी समझ लेते हैं। उनको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ रहता है कि नहीं बेहतर होनी चाहिए या इतना होना चाहिए। इसके लिए अक्सर वो कई दवाइयों की तरफ भी जाते हैं, वियाग्रा उसी में से एक है। वो क्या है, किस तरह से सेहत पर असर करती है और क्या वो एक्चुअली हेल्दी है कि उसे लिया जाए? अगर लिया जाए तो कितने गैप पर लिया जाए, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, वियाग्रा इज सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल एक मेडिसिन है जो कि सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए। ये प्रिस्क्राइब्ड है फॉर द पीपल हु हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये अगर आपको इरेक्शन नहीं होता है उसको ट्रीट कर सकता है, बट ये आपके सेक्सुअल डिज़ायर को नहीं बढ़ाएगा।
ये लोग इस दोनों का डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं। टाइम नहीं, सेक्सुअल डिजायर आपको करने का मन है या ऑर्गेज्म की फीलिंग, इस सब को नहीं बढ़ाएगा। अगर आपका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है तो उस इरेक्शन को वो लाएगा। और क्योंकि ये मेडिसिन है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे ले रहा है तो कुछ उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि ना? देखिए, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो माइनर भी हैं, मेजर भी हैं। माइनर साइड इफेक्ट्स क्योंकि वो वेजो डायलेटर है, वेसल्स को डायलेट करता है, इसी तरीके से वो काम करता है, तो उससे आपको हेडेक हो सकता है। जो इसका मेजर वाला साइड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड प्रायपिज्म। ये इसका असर 4 से 5 घंटे तक रह सकता है। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे का इरेक्शन बिकम्स समटाइम्स, नॉट वेरी कॉमन, अ रेयर प्रॉब्लम कि आपको इरेक्शन कम नहीं हो रहा है, देन यू शुड विजिट योर डॉक्टर। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर लीजिए, और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है तो प्लीज ना लें। कुछ लोग दवाइयों की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब वो मिथ हैं या सही है ये आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। जैसे शिलाजीत है, अश्वगंधा है, जो कि मशहूर हो गए हैं कि अगर आप ये ले रहे हैं तो आप अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक्सेस, मैं एक एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद का ज्ञान मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जड़ी होम, हाँ, उस तरीके से अगर ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप ले रहे हैं, कुछ दिनों आपने लिया, और वो भी स्टैंडर्डाइज शॉप से लीजिए, तरीके से लीजिए, और अगर आप ले रहे हैं, आपको सुधार लग रहा है तो आप लीजिए। और मुझे लगता है वो भी लेने से पहले आप, आयुर्वेद के भी तो इतने सारे डॉक्टर हैं, एक बार मिल लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ बिना जाने लेना, मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि आप कुछ नया ऐड कर रही हैं हमारे डाइट में, वो आपके गट को भी इफेक्ट करेगा। कर सकता है, कर सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बट ले सकते हैं। बट एज सेड, कुछ भी नई चीज़ आप अंडर ऑब्जर्वेशन लीजिए। डॉक्टर, आपने बात की सेफ सेक्स की, कि वो सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जब से आप यौन जीवन में जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और किसी भी एज तक अगर आप हैं, तो आपको सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। वो क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि पहले मैंने बताया, सेफ सेक्स में सबसे पहले आता है मोनोगेमी, एक सिंगल पार्टनर। उसके बाद आते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम क्यों इतनी बात करते हैं? उसमें सबसे पहला है कि बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं। अब स्टार्ट करें HIV तो नाम ही डरावना है। उसके बाद हेपेटाइटिस B और C आते हैं। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता है, जो आपको वॉट भी कराता है, सर्वाइकल कैंसर भी कराता है। उसके बाद नेजेरिया है, क्लेमाइडिया है, ट्रैकोमेटिस है, बहुत सारे हैं, जिनमें से जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ एक कॉन्डम यूज़ करने से। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं तो यू शुड ऑलवेज यूज़ कॉन्डम। थोड़ा सा और इंसिडेंस को अगर कम करना होता है तो हम कहते हैं कि साथ में आप स्पर्मिसाइडल जेली भी यूज़ कर लीजिए। ठीक, आप थोड़ा स्पर्मिसाइडल जेली को और बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्डम तो सबको पता है। हाँ, स्पर्मिसाइडल जेली नॉनॉक्सिनॉल 9 करके आता है। तो हम कहते हैं कि वो अगर आपको थोड़ा बहुत लीक हो गया या कॉन्डम फट गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, लोग कॉन्डम की बात करते हैं, लेकिन बहुत बार आपको सेफ्टी क्या क्या देखनी है कॉन्डम यूज़ करने के बाद। एक तो सबसे पहले सेक्स के शुरू होते ही इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि आप बीच में जब आपको इरेक्शन प्रॉपर आता है तब नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द सेक्स में ही आपको कॉन्डम इंसर्ट करना है। जब भी कॉन्डम को निकालते हैं तो उसको लीकिंग के लिए चेक करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिथ है कि आपको ज़्यादा सेफ रहना है तो आप 2 कॉन्डम यूज़ कर लीजिए। ये बिल्कुल गलत है। 2 कॉन्डम में फटने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन 2 कॉन्डम के बीच का अपना फ्रिक्शन भी उसको बढ़ा देता है। और जो मैंने बोली स्पर्मिसाइडल जेली का क्या होता है कि वो स्पर्म को मार देता है। स्पर्मिसाइडल, वो स्पर्म को मारता है। तो कुछ बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं, कुछ, नॉट ऑल, स्पर्म के साथ भी ट्रैवल करते हैं, तो वो नहीं करते।
तो वो थोड़ा सा इंसिडेंस और कम। क्या ये प्रेगनेंसी को रोकने में भी मददगार है? यस, स्पर्मिसाइडल स्पर्म को मारता है तो प्रेगनेंसी भी बेटर है, डबल कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। तो ये फीमेल को इस्तेमाल करनी होगी? हाँ, जेली है हाँ, फीमेल जस्ट आपको फिंगर्स में लेके अपने वजाइना में इंसर्ट करना है। इट विल एक्ट लाइक नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट जैसे आप यूज करते हैं। आपने बात की कॉन्डोम इस्तेमाल करने की, लेकिन लोगों में एक ये भी मिथ है कि अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सुख जो है हमें वो कम मिलेगा। नहीं, अब अगर आपने अब इतना डिटेल में, तो देर आर डॉटेड कॉन्डम्स। अब कॉन्डम का मार्केट भी कॉन्डम के उसमें रिवॉल्यूशन आ गया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्डम हैं जो दे इवन से कि हम प्लेजर बढ़ाते हैं। तो आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जी जी। प्री कम से प्रेगनेंसी से बच सकते हैं? यही मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको स्टार्ट में से एंड तक देखा गया है 8 to 10% ऑफ द मेल्स के प्रीकम में भी स्पर्म पाए गए हैं। नंबर्स आर वेरी लेस, बट इट इज नॉट वेरी अनकॉमन टू गेट प्रेग्नेंट विद प्रीकम। जीरो करना है तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन लेना ही होगा। ठीक। एक है इफ यू आर अराउज्ड तो आपको लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी लुब्रिकेंट। इफ द फीमेल इज अराउज्ड, ओके, नॉट मेल। हाँ, मेल में भी आपको देखिए ये पार्टनर है, दिस गेम इज प्लेड बिटवीन पार्टनर्स। तो इसमें क्या होता है कि आपको दोनों को हेल्दी रहने की जरूरत है। इरेक्शन है, आपका इजैक्यूलेशन, देयर आर 2 kinds ऑफ डिस्फंक्शंस इन मेल, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड इजैक्यूलेटरी डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। इजैक्यूलेटरी मतलब कि उसमें इजैक्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर ये दोनों मेल में नहीं है, और फीमेल में ल्यूब्रिकेशन की जब बात करते हैं, हॉर्मोन्स अगर फोर प्ले प्रॉपर होता है तो ड्राइनेस नहीं आती है। यंग एज में जनरली ड्राइनेस नहीं आती है। अगर है ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम है। इन्फेक्शंस, मेनोपॉज, चाइल्ड बियरिंग, ये सब से थोड़ा बहुत ड्राइनेस आता है, जो कि जिन सब स्टेजेस में आपको ल्यूब्रिकेशन लेना पड़ सकता है। बट एज अ डॉक्टर ऑलवेज गो टू द कॉज, क्यों आ रहा है वो पता करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, जो हमारा पार्ट है। आपने हमारी बातचीत के दौरान ही एक बार कहा था कि दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ये मानते हैं कि पेन जो है वो यौन जीवन का या शारीरिक संबंध बनाने के दौरान महिलाओं में एक सामान्य सी चीज है। अच्छा, इसको थोड़ा बताएं। इसको एक तरफ आप कहते हैं, लोग प्री मैरिटल सेक्स क्यों कहते हैं? प्री मैरिटल सेक्स इसीलिए करते हैं कि प्लेजर हो। एक तरफ आप कहते हैं कि प्लेजर भी नॉर्मल है, दूसरी तरफ आप कहते हैं पेन भी नॉर्मल है। आपको नहीं लगता है कि ये गड़बड़ है? तो किसी भी तरह का पेन, मैंने ऐसे भी रिलेशंस देखे हैं। मैं आई एम अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि फंक्शनल गायनेकोलॉजिस्ट। तो वजाइनिस्मस एक ऐसी चीज है जो दर्द आप कह रहे हैं, जब वो एक्सट्रीम अमाउंट में रहता है तो शादी को भी कारगर नहीं होने देता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी तरह का पेन अगर आपको सेक्स में होता है, प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिले। कोई कारण हो सकता है जो कि 99% केसेस में ट्रीटेबल है, ऑलमोस्ट 100 में। एक बात है कि ये सभी कहते हैं, मतलब कि मेल जो है वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होता है, या मतलब उसको ज़्यादा नीड होती है यौन संबंध बनाने की फीमेल के मुकाबले। ये कितना ठीक है और कितना गलत? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो डेटा कहता है, जो साइंस कहता है, वो कहता है कि मेल में एक बार ऑर्गेज्म होता है, फीमेल में सीक्वेंशियल ऑर्गेज्म देखा गया है। एक ऑर्गेज्म के बाद अगला ऑर्गेज्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो ये रीजन है वो हमारे यहाँ वही जो मैंने बोला, ऑर्गेज्मिक गैप, जो मेल का पहले आ जाता है, फीमेल का बाद में आता है, तो वो पहले ही ऑर्गेज्म पे नहीं पहुंच पाती है। तो ये इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ द पार्टनर आर इक्वली। आप कहते हैं ना, वाई पीपल फेक ऑर्गेज्म, कहते हैं ना कि ऑर्गेज्म फीमेल्स फेक करती हैं। क्यों करती हैं? अगर वो वैसे साइलेंट रहती हैं तो मेल का फीलिंग शायद थोड़ी कम हो जाती हो। तो अगर आपको लगता है कि फीमेल पार्टनर को ऐसे एक्टिव नहीं है, शी इज अ पैसिव पार्टनर, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट? तो आप
हम जो बनाया गया है, जो हम कहते हैं पुरुषात्मक सत्ता या जो भी आप कहें, ये उसका पार्ट है। धीरे 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 करके ये ऐसे ही डेवलप हो गया है। बट नो, फीमेल डज नॉट फील लेस ऑफ ऑर्गेज्म। उनको कुछ भी कम नहीं है, वो किसी भी तरीके से पैसिव नहीं है। आप जितना चार्म रखिएगा उसमें और वर्क करिएगा, सेक्स भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उस पर वर्क करते हैं देन इट विल गिव यू द मैक्सिमम। हाँ, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि फीमेल को ऑर्गेज्म मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है और एक से ज़्यादा बार हो सकता है, जो कि मेल्स में कम देखा जाता है। ये भी एक मिथ है कि इनके मैंने तो देखा है कि एक बार आता है फिर दूसरी बार आता है मेल का, फिर तो वो कम ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं कहूँगी, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना दिखाया जाता है। इसको एंड करते हैं एक सवाल के साथ कि आप अपने यौन जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, रोगों से बचकर, मतलब खुशहाली के साथ आप उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सिंपल, जो पार्टनर है, सिंगल पार्टनर रखिए। अपने पार्टनर के साथ सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, नॉर्मल डेली लाइफ के बारे में भी बात करिए, उसकी प्रॉब्लम्स एक दूसरे, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ फीमेल मेल से करे या मेल फीमेल से करे। सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द सेक्स लाइज हियर, सो वर्क ऑन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्टे अवे फ्रॉम द डिजीजेस एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू डॉक्टर। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर निधि झा, जिन्होंने उन बातों पर बातें की जिन पर बातें करनी बहुत ज़रूरी थी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्दी ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।